आपको बताने वाली हूँ कि प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस किस राउंड में कैसे अटेम्प्ट करने हैं एंड उसी में बात करेंगे। और चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप प्रीलिम्स के पेपर, जैसे आपको पेपर मिलता है उससे पहले आपको क्या करना है और पेपर मिलने के बाद में आपको क्या करना है। जैसे एक चीज देखो, निगेटिव मार्किंग होती है, सबको पता है। आपने अगर 3 उत्तर गलत कर दिए है तो आपका वो 3 तो गलत हो ही गए, एक आपका सही भी काट दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है निगेटिव मार्किंग का, जो कि आपकी प्रैक्टिस से कम होगी। एलिमिनेशन मेथड भी आपको तभी आएगा क्योंकि जिसने कुछ पढ़ा नहीं है वो एलिमिनेट भी नहीं कर सकता। एलिमिनेशन मेथड भी उसी के काम आएगा जिसने कुछ पढ़ा है। मान लीजिए मैं ही हूं, अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और वहां पे 4 ऑप्शन आए हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड भी आप तब नहीं यूज कर सकते जब आपको चारों ही ऑप्शन का नहीं पता हो। एलिमिनेशन मेथड भी आप तभी यूज कर पाते हैं जब आपको एटलीस्ट 2 या 3 में से ये हो कि डाउट है। एक तो आपको पक्का पता ही होना चाहिए कि ये तो है ही नहीं, तो वो भी आपको तभी पता होगा जब आपने कुछ पढ़ा होगा। तो 60% स्कोर का टारगेट बना के चलिए, तभी आप प्रीलिम्स जो है यूपीएससी का वो क्लियर कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपसे आज बात करूंगी कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो 99% चांस है, मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप पे भी डिपेंड करता है। एक टीचर या एक गाइडर आपको ओनली गाइड कर सकता है, पढ़ना आपको खुद ही है, मेहनत आपको ही करनी है। और 5 लाख विद्यार्थी पेपर देते हैं, उनमें से पास 14-15 हजार ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये है, एक ही कोचिंग सेंटर में सारे बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर्स की कोई बात नहीं होती। वो बाद में होता है एक्सक्यूज देने का, ब्लेम लगाने का कि उसकी वजह से उसकी वजह से। और जो लोग ऐसा करते हैं वो रियल में यूपीएससी एस्पिरेंट हो ही नहीं सकते। आईएएस तो छोड़िए, जो दूसरों पे अपनी नाकामयाबी का या फिर अपनी जो कमियां होती हैं उनका ब्लेम दूसरे पे डाले, ऐसा तो आपको नहीं बनना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पहले वाले रूल्स जो आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले फॉलो करने हैं, एटलीस्ट 5 डेज पहले। सबसे पहले आपको अपने माइंड को मजबूती देनी है। ये मान लेना है कि जस्ट एक एग्जाम है, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं ये नहीं मान रही हूँ कि आप ये दिल से मानो, आप ये दिमाग से मानो। आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि जो भी होगा देखा जाएगा, सिर्फ एक एग्जाम है। क्योंकि अगर आप थोड़े से भी तनाव लेते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उसका आपके कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में आप पे उसका असर पड़ने वाला है। और ये मैंने खुद के साथ में फील किया था। फर्स्ट टाइम जब पेपर हुआ तो मुझे भी खुद बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी, और अब तो शायद नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब मुझे काफी ज्यादा मतलब रिवीजन वगैरह भी हो गए है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बट उस टाइम पे मुझे भी था बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं अंदर से ये हो रहा था कि क्या होगा क्या होगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2-3 बार मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले 2-3 बार पानी पी लेना और ये सोचना कि पता नहीं। और बच्चों जितने भी वहां पे आपको मिलेंगे एग्जाम हॉल में, उनको देख के भी बहुत ज्यादा ये लगेगा कि ये कितना पढ़ के आया है। मैं अपना बताऊं, मेरी हालत ऐसी थी जब एग्जाम 1 महीने बाद था तो मतलब मैंने सब कुछ करना छोड़ के फुल्ली अपने प्रीलिम्स पे फोकस कर दिया था, जैसे कि अभी है। तो मैं सोचती थी कि शायद मैं ही नहीं सोती हूँ, मैं ही कम सोती हूँ एंड मेरे ही बाल बिखरे रहते हैं, मुझे ही बाल बनाने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि कई बार 8-8 दिन हो जाते थे, अभी भी हो जाते हैं। तो मैं सोची थी मैं ही हूँ। लेकिन जब मैं एग्जाम सेंटर पे गई तो मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे। तो वो चीज मैंने तभी अपने हस्बैंड को बोला पहला एग्जाम देने के बाद ही कि देखो कहीं ना कहीं एग्जाम देने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसी कंडीशन में रातों को जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको सबसे ज्यादा अपना पेशेंस बना के रखना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। सेकंड चीज, आपको अपना एडमिट कार्ड, पेन वगैरह सब अच्छे से कंप्लीट करके रख लेने हैं। ये अगर इस चीज को मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर आपका पेन वगैरह मान लो वहां पे खो जाता है तो उसका कहीं ना कहीं आपके माइंड पे डिप्रेशन पड़ेगा और आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें भी आप भूल जाएंगे, या आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सही पे टिक लगाना था या इसमें सही नहीं है पे टिक लगाना था। कई बार होता है ऐसा भी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है और हम टिक लगा देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और ये तभी हो पाएगा अगर आप एकदम कूल माइंड से पेपर दोगे। थर्ड चीज, आपको जिस सेगमेंट के सवाल हल सबसे ज्यादा आपको पता है कि मेरा पॉलिटी बेस्ट है, तो आप सबसे पहले उसके
क्वेश्चन हल कीजिए। उससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो कॉन्फिडेंस आपका उस सेगमेंट में भी काम आएगा जिसके की जो आपका वीक सेक्शन है। जैसे मैंने किया था, मेरी पॉलिटी अच्छी है तो मैंने सबसे पहले राज व्यवस्था वाले क्वेश्चन उठाए थे और उसके बाद इकोनॉमी वाले जो क्वेश्चन नहीं आते थे उनमें भी एलिमिनेशन मेथड लग जाता है, क्योंकि एक आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं एग्जाम हॉल में बच्चे दर दर कर रहे थे और वहां पे एक मैम थी जो कि थोड़ी हंसमुख थी, तो उसके साथ वो बार बार कुछ कुछ बातें कर रही थी बच्चों के साथ, तो तब भी हंसी आ रही थी। तो कहीं से भी ये नहीं था कि यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है। तो ऐसे ही आपको रहना है, बिल्कुल भी आपको कोई भी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है और ये तभी हो पाएगा अगर आप फुल्ली प्रिपेयर होकर जाएंगे। मैं मेंटली प्रिपेयर की बात कर रही हूँ, जो आप अपना बुक्स पढ़ के जाते हैं उसको नहीं बोल रही हूँ, आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। अब बात आती है कि मैक्सिमम आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। देखो, वैसे तो मैं इस चीज पे एक वीडियो बनाऊंगी कि एलिमिनेशन लॉजिकल मेथड आपको किन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है और जल्दी ही आपको इस पे वीडियो मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ 80 से 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जो निगेटिव करने का मतलब एक डाउट होता है कि निगेटिव मार्किंग ज्यादा ना हो जाए, उससे आप बच जाएंगे। एंड एक चीज आती है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस राउंड में कैसे कैसे क्वेश्चन, आपको जब पेपर मिल जाता है तब आपको क्या करना है। देखो, कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि फर्स्ट राउंड में ही फर्स्ट क्वेश्चन से लेके वो सही करना शुरू करते हैं, वो साथ में गोले भी भरते जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है एंड जो आपका 50वां या 60वां जो भी क्वेश्चन है, उस पहले का आंसर आपको आगे जाके मिल सकता है। कई बार होता है कि जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा है, हो सकता है आगे जाके उन्होंने खुद उसको बताया हो और नीचे कुछ और पूछ लिया हो। मेरे साथ यही हुआ था। मैंने जब क्वेश्चन चेक किए, स्टार्टिंग से आप चेक करते हैं तो ओनली अपना जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर एक छोटा सा बिंदु, क्योंकि ज्यादा टिक भी आप नहीं कर सकते, छोटा सा बिंदु लगाते चलिए, गोला बिल्कुल मत भरिए। मैं यही सजेशन करूंगी कि गोला बिल्कुल भी भरने की जल्दबाजी मत करिए। आपने अगर एक बार भर दिया तो आपका वो फिर भरा ही रहेगा, आप उसको दोबारा से कट करके नहीं भर सकते। तो वहां पे क्या था कि जो पहला सेकंड क्वेश्चन था तो उसमें कुछ पूछा गया था शायद जैव विविधता के बारे में, आगे जाके उसका आंसर उन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ था और नीचे कुछ और पूछ लिया गया था। तो आप फिर पिक कर सकते हो कि अच्छा इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है तो वहां पे इसका आंसर यही है। तो ये चीज आपको यहाँ पे फायदा दे सकती है। बट ऐसी गलती कभी मत करना कि पहले आप पूरा पेपर पढ़ रहे हैं उसके बाद आप टिक लगा रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता, फालतू के 10-15 मिनट वेस्ट करेंगी। तो पहला जो आपका राउंड है उसमें आप देखते चलिए कि कौन से क्वेश्चन आपको परफेक्टली बिल्कुल जिनमें आप 100% श्योर हो, उन पे आप छोटे छोटे बिंदु लगाते चलिए। और जब आप पूरा 100 तक पहुंच जाए, मान लो 100 में आपको 15 या 20 क्वेश्चंस ऐसे मिल गए जो कि आपको पूरे परफेक्ट, आपको पता है कि इनमें गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं, मैं 100% श्योर हूं कि इसका आंसर यही है, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी है, हम श्योर है, ऐसे ही आप उस क्वेश्चंस को लेके श्योर होने चाहिए। ये मैंने ओनली एक एग्जांपल दिया है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ओनली एक आपको उदाहरण दिया है कि जैसे आप यहाँ पे श्योर हो ना कि आपका नाम क्या है, ऐसे आपको वहां पे श्योरिटी जिस क्वेश्चन में है फर्स्ट राउंड में आपको वे वाले क्वेश्चन करने हैं और ओनली बिंदु लगा के 100 तक जाना है। फिर 100 तक मान लो आपके 15-20 हो गए तो फिर आप फिर 15-20 गोले भर दीजिए। मान लो कोई 14 क्वेश्चन है, कोई फिर जाके 18वां है, फिर जाके 21वां है, तो फिर उन्हीं के सामने पूरे केयरफुली आप अपना गोले को फिल कर दीजिए। अब बात आएगी सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड में आपके काम आएगा एलिमिनेशन मेथड। एंड एलिमिनेशन मेथड आप उन क्वेश्चंस में यूज करेंगे अब जिनमें आपको पता है कि ये दो तो गलत ही है, ये तो हो ही नहीं सकती। जैसे मान लो 4 ऑप्शन आते हैं तो ये आपका सेकेंड राउंड चलेगा, फर्स्ट से लेके ऐसे ही, और उनमें आप जाएंगे जिनका आपको पता है कि ये 2 आपके नहीं है, बाकी के जो 2 बचे उनमें आपका 50-50% जो 50% चांस है वो है। उसके बाद आप उनको 100 तक जाइए, ऐसे ही मान लो आपके 10 या 15 वो निकल गए, फिर आप उनको फिल कीजिए। ओके, अब आएगा आपका थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें आपको 3 पर डाउट है, आपको पता है कि एक तो गलत है ही, मान लो 4 ऑप्शन है, आपको पता है कि एक तो हर हाल में गलत है, मैं श्योर हूं, और 3 में से आपको टिक करना है। तो वहां पे कहीं ना कहीं रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि आखिर आपको 80 के अराउंड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, तो जो भी होगा देखा जाएगा, बट करना तो है ही। ये आपका थर्ड राउंड होता है। एंड फोर्थ राउंड में फिर आप ऐसे सवाल
जिनको आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जो आपने कभी नहीं देखे हैं, उनको आपको टच नहीं करना है। ये भी एक राउंड ही है, ये मानेंगे कि अब क्या राउंड बचा है, लेकिन सच में ऐसा भी है। जिन क्वेश्चंस का आपको पता है कि आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उनको भी एक बार लास्ट वाले राउंड में देख लीजिए। हो सकता है किसी में एक दूसरे का हिंट छिपा हो, क्योंकि यूपीएससी में मैंने खुद एनालाइज किया है। आप 10 इयर्स के पेपर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनका आंसर्स आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलता है। ये जब मैं आपको बताऊंगी ना एलिमिनेशन मेथड वाली बात, लॉजिकल जो होती है चीज, देखो तुक्का शब्द में नहीं बोलूंगी। यूपीएससी में इतना ज्यादा आपको भ्रम में नहीं रखूंगी कि तुक्का वाली बात चल जाएगी, बट एक एलिमिनेट कर सकते हैं आप। एंड थोड़ा अगर आपने पढ़ा है तो लॉजिकल चलिए, बट तुक्के के चक्कर में पूरे साल की बात होती है तो पूरे साल को बर्बाद मत कीजिए। बट अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आपने थोड़ा कुछ उसके बारे में पढ़ा है, जैसे मान लो अभी मैंने कोरल रीफ पढ़ा है, जो प्रवाल भित्तियां होती है, तो मुझे पता है कि वो अंडमान निकोबार में है और ग्रेट निकोबार में है और बैरियर द्वीप पे है, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है। तो मान लो 4 ऑप्शन आए, 4 में से मुझे वहां पे एक ऑप्शन आ गया कि अंडमान निकोबार में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती, तो मुझे श्योर आइडिया है कि पाई जाती है, तो मैं उसको एलिमिनेट करके चल सकती हूँ। ऐसे अगर आपको कुछ आइडिया है तो ही आप कीजिए, ब्लाइंडली तुक्का बिल्कुल मत मारिए और उन क्वेश्चंस को टच ही मत कीजिए जिनका आपको बिल्कुल भी आपने पूरे साल नहीं देखा है, उनको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। पेन को एक तरफ बंद करके रख देना है। कैप आपका माइंड आपको बोलेगा कि टिक कर दो, गोला भर दो, बिल्कुल बोलेगा। मेरे साथ खुद यही हुआ था। आपका माइंड करेगा कि गोला भर दो, ये लगा दो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड है कि इमेजिनेशन पावर अपनी होती है, तो वो वहां पे होगी, बट आपको उससे बचना है। एंड नाउ आपने पेपर को पूरा केयरफुल्ली कंप्लीट करके छोड़ देना है। एंड अब जो बात है एलिमिनेशन की एंड लॉजिकल की, इसकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बड़ी हो जाएगी। एंड कुछ बच्चे जो अदरवाइज वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, जैसे एचपीएससी की स्ट्रेटजी है, बाकी सबकी, तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, थोड़े से दिन रुकिए। देखो मेरा भी प्रीलिम्स एग्जाम है और बच्चों का भी है। आपने देखा होगा मेरे व्यूज भी कम हुआ है, इसीलिए हुआ है क्योंकि बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अभी ज्यादा मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हीं टॉपिक से वीडियो बनाऊं जो पास में है, और अभी आप लोग रिवीजन करते रहिए। एंड 23 वाले बच्चों के पास पूरा साल है, तो आप तक पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और एचपीएससी के लिए जो बच्चों की डिमांड है, या फिर बीपीएससी के लिए, या फिर यूपीपीसीएस के लिए, तो वो भी तब तक पॉलिटी की बुक लेके या स्पेक्ट्रम लेके पढ़ सकते हैं। पढ़ना तो आपको वही है, बस वे थोड़ा सा चेंज होगा। और उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप यूपीएससी एंड पीसीएस की साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एंड अगर उसको भी नहीं देखना चाहते तो तब तक आप एम लक्ष्मीकांत की बुक या एनसीईआरटीज वगैरह ये सब कवर कर सकते हैं। एंड उसके बाद में 6 जून से फिर मैं आप लोगों के साथ डेली अपडेट रहूंगी। फिर मेरे चैनल पे आपको डेली शाम को 6 बजे या दिन में कोई एक फिक्स टाइम होगा जिसपे आपको डेली वीडियो मिलेगी, बट इसीलिए अभी मैं वीडियो भी 2-3 दिन में डाल पा रही हूँ क्योंकि पढ़ना पड़ता है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, हैप्पी रहिए।